अधीश ने अपनी तरफ से मामला साफ कर दिया था। अब ईला की बारी थी कि वो अपने पिता के सामने अपने प्रेम को स्वीकार कर ले और समीर के बारे में सब कुछ बता दे। लेकिन क्या वास्तव में ईला ऐसा कर पाएगी, या अधीश का ये दाव उस पर ही उल्टा पड़ने वाला है? अधीश बातचीत समाप्त करके अतिथि कक्ष में आ गया था। निमेश भी उसके साथ ही था। अधीश को लगा ये अच्छा मौका है, कम से कम वो निमेश को तो वस्तु स्थिति समझा ही सकता है। हो सकता है भविष्य में निमेश समीर का पक्ष ले और उसकी सहायता करे। निमेश भी इसी बारे में अधीश से बात करने उसके साथ आया था। नवीन काका से बातचीत के समय भी उसने इस बात पर ध्यान दिया था कि अधीश का मन बात करने में नहीं लग रहा है और वो कुछ उखड़ा हुआ सा भी है। अब ये सब ज्वाला दत्त के कारण है या कोई और बात है, यही शंका दूर करने के लिए निमेश यहां चला आया था। आखिर उसकी प्यारी छोटी बहन के जीवन का सवाल था। अधीश और निमेश दोनों इस समय आमने सामने बैठे हुए थे और दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे और कहां से बात शुरू करें। फिर निमेश ने ही चुप्पी तोड़ी। क्या बात है अधीश, तुम कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो? अधीश ने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है मित्र, बस यूं ही कुछ मन में चल रहा था। निमेश ने जानना चाहा, तुम मुझे बता सकते हो चाहो तो? अधीश ने निमेश की आंखों में झांका। वहां उसे अपने प्रति भरोसा ही नजर आया। इस भरोसे को देखकर अधीश को बल मिला और उसने अपनी बात खोलकर निमेश के सामने रखी दी। निमेश, इस बात को अन्यथा मत लेना मेरे भाई, लेकिन यह कहना बहुत जरूरी है। ईला और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो मेरी अच्छी मित्र भी है, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सब समझ रहे हैं, या शायद जैसा आप चाहते हैं। तुम समझ रहे हो ना? लेकिन निमेश उसकी बात चाहकर भी नहीं समझ पा रहा था। उसने कहा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है मित्र, इस दुनिया में ज्यादातर विवाह इसी तरह होते हैं। कई बार तो पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा भी नहीं होता है, ना ही दूसरे का नाम सुना होता है, और मुझे यह भी पता है कि यह तुम्हारी समस्या नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है मुझे साफ साफ बताओ। अधीश ने गला साफ किया और बोला, बात यह है निमेश कि मेरा परम मित्र समीर ईला से प्रेम करता है और उसने ये बात मुझे बहुत पहले से बता रखी है। वो जल्दी ही यहां आकर आप सबसे मिलने वाला था, लेकिन नवीन जी ने पहले ही मेरे सामने ये प्रस्ताव रख दिया। अब तुम ही कहो, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? अधीश ने देखा उसकी बात सुनकर निमेश के चेहरे पर कई रंग आए और गए। कुछ देर चुपचाप रहकर वो सोचता रहा, फिर बोला, तो ये बात है, ये तो वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन एक बात बताओ अधीश, क्या ईला भी समीर को पसंद करती है? अधीश ने कहा, हां, उसने साफ तौर पर तो मुझे नहीं बताया, लेकिन जितना मैं जानता हूं वे दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। निमेश ने कुछ सोचकर जवाब दिया, ठीक है अधीश, मैं एक बार इस बारे में ईला से बात करूंगा। लेकिन कुछ कहते कहते निमेश चुप हो गया। अधीश कुछ कुछ समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहता है। उसने कहा, हाँ निमेश, कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? निमेश ने कहा, तुम तो जानते ही हो हमारे परिवार में कुल कुटुंब के नाम और सामाजिक प्रतिष्ठा को कितना महत्व दिया जाता है, और समीर के परिवार के विषय में भी तुमसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। सोमसेन के मरने के बाद तो तरंगम का बच्चा बच्चा उसकी पहचान जान चुका है। अधीश ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारे परिवार की सोच तो मैं पहले से ही जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे विचार जानना चाहता हूं निमेश, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? निमेश ने कहा, मेरे विचार तुमसे भिन्न नहीं है। तुम जानते हो मैं आधुनिक समय का युवक हूं, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। अधीश ने पूछा, किसी की भलाई के लिए भी नहीं? क्या तुम एक बार उन्हें समझाने या मनाने की भी कोशिश नहीं कर सकते? निमेश ने कहा, कोशिश तो मैं कर ही सकता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। नवीन काका इस परिवार के मुखिया हैं, उनकी मर्जी के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता, और वे कितने रूढ़िवादी हैं ये तो तुम पहले ही देख चुके हो। अधीश ने पूछा,
फिर तुम्हारी क्या राय है मित्र? निमेश बोला, मेरी राय में तुम्हें यदि ये विवाह नहीं करना है तो मना करने का कोई ठोस कारण खोज लेना चाहिए, और समीर के लिए मेरी सलाह है कि उसे जल्दी से जल्दी आकर यहाँ एक बार बात कर लेना चाहिए। फिर भी नवीन काका मानेंगे, इस बात पर मुझे शक है। अधीश ने बस सिर हिला दिया, मुंह से कुछ भी कहा नहीं। कुछ देर और इधर उधर की बातचीत करने के बाद निमेश उसके कमरे में चला गया। अधीश सोच रहा था, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया है समीर ने मुझे जल्दी से जल्दी मंदार भी लौटना है। अब मैं कैसे क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, वो था शताक्षी। अब एक वही है जो इस मामले में कुछ कर सकती है। ये सोचते ही अधीश के मन को थोड़ा आराम मिला। फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो उठकर यहां वहां टहलने लगा। अचानक उसका हाथ अपने बटुए पर पड़ा। बटुए में रखे दो छल्ले आपस में टकराकर बज उठे। अधीश ने जल्दी से दोनों को निकाल कर देखा। एक छल्ला बादल का था और दूसरा ज्वाला दत्त का। ज्वाला दत्त के साथ अधीश ने एक बहुत लंबा समय बिताया था। वो उसके छल्ले को अच्छी तरह पहचानता था। उसने पहले ज्वाला दत्त के ही छल्ले को उठाया और उलट पलट कर देखने लगा। उसकी भीतरी जगह से उसे कुछ खास मिला नहीं, सिवाय चौथी श्रेणी के कुछ मंत्रों और दुर्लभ औषधियों के। इसके बाद उसने बादल का छल्ला उठाया। उसके भीतर प्रवेश करते ही अधीश को एक अजीब सी अनुभूति हुई। दूसरे मांत्रिकों के विपरीत बादल के छल्ले के भीतर कुछ बेतरतीबी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अभी अभी यहां उठा पटक करके गया है। अभी अधीश कोई महत्वपूर्ण चीज खोजने की कोशिश ही कर रहा था कि उसे लगा जैसे उसके सीने के पास गर्मी महसूस हो रही है। उसने अपने गले में पहन रखे मांत्रिक नारायण के संयुक्त यंत्र को छूकर देखा। इस तमगे से ही ये गर्मी उत्पन्न हो रही थी। अधीश ने अपनी खोज और तेज कर दी। वो समझ चुका था कि इस तमगे से संबंधित ही कोई चीज यहां रखी हुई है, जिसके कारण नारायण का तमगा इतनी गर्मी उत्पन्न कर रहा है। खोजते खोजते अधीश को एक संदूक मिला। बादल ने वो संदूक बहुत गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा था, और अब ऐसा प्रतीत होता था कि ये सारी बेतरतीबी ही इस संदूक को छिपाने के लिए फैलाई गई है। अधीश वो संदूक लेकर बाहर आ गया। कमरे के दरवाजे अच्छी तरह से बंद करने के बाद वो पलंग पर बैठ गया और संदूक को अपने सामने रखकर खोला। संदूक में कई अद्भुत वस्तुएं थीं, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब चीज थी धातु का एक टुकड़ा। त्रिकोण की आकृति का यह टुकड़ा बिल्कुल उसी तरह चमक रहा था जैसे संयुक्त यंत्र का दूसरा भाग उत्कर्ष भवन में चमक रहा था। उस त्रिकोण टुकड़े को हाथ में उठाते ही अधीश का तमगा और तेजी से जलने लगा। अब उसकी गर्मी सहन करना अधीश के लिए असंभव होता जा रहा था, इसलिए उसने तमगा उतारकर दूर मेज पर रख दिया। अभी उस तीसरे टुकड़े को जोड़ने से पहले वो विचार करने के लिए कुछ समय लेना चाहता था। मांत्रिक नारायण का ये तमगा जब अधीश को मिला था तब ये अधूरा और गोल आकृति का था। दूसरा भाग जुड़ते ही इसकी आकृति एक डमरू जैसी हो गई थी। साथ ही इसकी शक्तियां भी बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई थीं। अब ये तो तय था कि तीसरा भाग जुड़ते ही इसकी आकृति तो बदल जाएगी, साथ ही इसकी शक्तियां भी बदल जाएंगी। यह अधीश को ही तय करना था कि वो अपने तमगे की शक्तियां खोने के लिए तैयार है या नहीं। आखिर बादल के साथ युद्ध में इसी तमगे के कारण ही तो उसकी रक्षा संभव हुई थी। पृथ्वी रक्षा की शक्ति को कई गुना बढ़ा देने वाला ये संयुक्त यंत्र बहुत काम की चीज था। शायद इस तमगे के और भी टुकड़े होंगे, अधीश ने सोचा। उसका सोचना बिल्कुल सही था। इस तरह के संयुक्त यंत्र इस ढंग से अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे कि एक बार टूट जाने या बिखर जाने के बाद भी वे सभी टुकड़े अलग अलग भी उपयोगी सिद्ध होते थे, और किन्हीं भी दो या दो से अधिक टुकड़ों को जोड़ने पर उनकी शक्ति और क्षमता पूरी तरह से बदल जाती थी। अधीश मन ही मन अपने तमगे की उपयोगिता का हिसाब लगाने लगा। क्या वो उसे खोने के लिए तैयार है? लेकिन शायद नया संयुक्त यंत्र और भी उपयोगी सिद्ध हो। मैं इस बार मंदार जाते ही कुछ नए रक्षा चोंगे और तमगे खरीदूंगा, अधीश ने निश्चय किया। साथ ही उसने यह फैसला भी कर लिया कि वो जरूर ही इस संयुक्त यंत्र को आपस में जोड़कर देखेगा। उसने मेज पर रखे अपने तमगे के पास एक तीसरा टुकड़ा भी रख दिया।
क्षण भर में ही संयुक्त यंत्र से एक तीव्र प्रकाश उत्पन्न होने लगा। तीसरा टुकड़ा संयुक्त यंत्र से जुड़ चुका था। प्रकाश और गर्मी जब शांत हुई और अधीश ने एक नए संयुक्त यंत्र को उठाकर हाथ में लिया और ध्यान से देखने लगा, एक आंख की आकृति का यह संयुक्त यंत्र अब एकदम अलग और नया लग रहा था। उसकी पिछली सतह अब कुछ खुरदुरी थी और वहां नारायण के नाम के अलावा कुछ संकेत चिन्ह भी उभरे हुए दिखाई दे रहे थे। अधीश ने धीरे से उन चिन्हों को छूकर देखा। अब इसकी शक्तियों को कैसे परखा जाए, कैसे पता किया जाए कि ये क्या काम कर सकता है? अधीश सोच रहा था, क्यों ना इसके भीतर प्रवेश कर पता लगाया जाए, लेकिन क्या ये उचित होगा? अभी अधीश सोच में ही डूबा हुआ था और रात बीत चली थी। अभी तो उसे संदूक और मौजूद दूसरी चीजों को भी जांचना था। अभी अधीश दुविधा में ही था और सोच रहा था कि उसे यंत्र के भीतर प्रवेश करना चाहिए या नहीं, कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अधीश ने खिड़की के बाहर देखा। रात 3 पहर बीत चुकी थी। इस समय यहां कौन होगा, उसने सोचा। शायद निमेश ही मुझसे मिलने आया हो। यही सोचकर अधीश ने निश्चिंत होकर दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे एक झटका लगा। सामने ईला खड़ी हुई थी। ईला, तुम इस समय यहां? अधीश के मुंह से कुछ जोर से ही यह बात निकली। ईला ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसे परे हटाते हुए कमरे में अंदर आ गई। अब की बार अधीश ने धीरे से दरवाजा बंद किया और ध्यान से ईला की ओर देखा। कमरे में जल रहे 2-3 दियों की रोशनी में भी साफ देखा जा सकता था कि ईला की आंखों में आंसू हैं। अधीश जल्दी से उसके पास गया। क्या हुआ ईला, तुम रो क्यों रही हो? उसे रोता देख अधीश ये पूछना भूल गया कि ईला रात के तीसरे पहर में उसके कमरे में क्यों चली आई है। ईला ने अपने आंसू पोंछे और क्रोध से अधीश को घूरते हुए बोली, मां ने बताया पिताजी ने तुम्हारे साथ मेरे विवाह की बात की और तुमने हां कर दी। अब जाकर अधीश को मामले का पता चला, लेकिन वो भी अब ईला को थोड़ी देर सताना चाहता था। गंभीर आवाज बनाते हुए बोला, अब इतनी अच्छी लड़की के लिए कोई मूर्ख ही होगा जो मना करेगा, और अधीश पुरोहित कतई मूर्ख नहीं है। ईला की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे और अधीश की ओर वो काट खाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, धोखेबाज हो तुम, तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ पता था ना। अब मैं कुएं में कूदकर या विष खाकर आत्महत्या कर लूंगी और मेरी मृत्यु के जिम्मेदार तुम होगे। अधीश घबराने का नाटक करते हुए बोला, अरे अरे ऐसा कुछ मत करना ईला। अच्छा, मैं वादा करता हूं कल सुबह ही तुम्हारे पिताजी से बात करके उन्हें मना करूंगा। फिलहाल तुम यहां से जाओ। कोई रात के इस पहर में तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में देख लेगा तो फिर तो हमारा विवाह होना तय है। ईला ने एक बार और उसकी ओर घूरा और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अधीश को अब तक उसके व्यवहार पर हंसी आ रही थी। कौन कहेगा ये ईला मंदार जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की योग्य छात्रा है? ये तो बिल्कुल बच्ची है। अधीश ने दरवाजा बंद किया और फिर कुछ सोचकर संदूक खोल दिया। अब की बार कागजों का एक पुलिंदा अधीश के हाथ लगा। अधीश ने सोचा, शायद ये कोई मंत्र या अस्त्र की आकृति होगी। यही सोचकर अधीश ने एक झटके के साथ वो पुलिंदा खोल दिया, लेकिन ये कोई मंत्र नहीं बल्कि एक पत्र, या कहना चाहिए एक तरह का अनुबंध था, जो काल विजय के दल के सदस्यों के बारे में और उनकी शर्तों के बारे में बताता था। अधीश को लगा, काल विजय के मरने के बाद इस अनुबंध का क्या काम? तभी उसकी नजर अनुबंध के नीचे दल के मुखिया के नाम और हस्ताक्षर पर पड़ी। नाम पढ़ते ही जैसे अधीश को बिच्छू का डंक लगा। अधीश ने एक बार फिर उस नाम को पढ़ा, मांत्रिक विक्रम सिंह नाद, यानी वही विक्रम। लेकिन विक्रम यहां इस तरह? अधीश को लगा जैसे उसके आसपास की जमीन तेजी से घूम रही हो। क्या ये वही विक्रम है जो अधीश समझ रहा है? क्या अधीश उसके बारे में पता लगा सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।